नमस्कार साथियों। साथियों, उत्तराखंड टीईटी की तैयारी परीक्षा 2026 के भाग 2 में आपका पुनः स्वागत है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले चलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की ओर। तो हमने यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 डाला है साथियों, क्योंकि 5 तो हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिया था। तो हमारा ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो पहला प्रश्न है इसमें, एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किस बात पर सबसे अधिक बल देता है? ऑप्शन ए है रटने की प्रणाली को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, बिना बोझ की शिक्षा यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। और सी है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना। डी है कठिन परीक्षाओं का आयोजन। तो साथियों, जो हमारी एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, इसमें मुख्य रूप से जो है यशपाल समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि शिक्षा बिना बोझ के हो, है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बच्चों को स्कूली जीवन को उनकी बाहरी वातावरण से जोड़ना और रटने की प्रणाली को पूरी तरीके से समाप्त करना। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि रटने की प्रणाली को बढ़ावा देना लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, ये भी गलत हो गया। और कठिन परीक्षाओं का आयोजन, ये भी गलत हो गया। तो रह गया हमारे पास ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या था? तो पहले, इससे पहले क्या था साथियों? स्ट्रक्चर 10+2 का था, है ना। तो अब क्या है कि अब जो है, जो एनईपी 2020 आई यानी कि 2020, इसके तहत क्या हुआ कि नया स्कूली ढांचा तैयार किया गया, जो कि 5+3+3+4 पर आधारित है ना। ऑप्शन बी हमारा सही है, 5+3+3+4। 5 इसमें क्या है साथियों? 5 है इसमें फाउंडेशनल स्टेज, है ना। ये फाउंडेशनल स्टेज है। इसमें क्या करेगा बच्चा? 3 साल तक जो है वो प्री स्कूल में पढ़ेगा। प्री स्कूल यानी कि आंगनबाड़ी या नर्सरी जो होते हैं। और उसके बाद जो हमारा प्राइमरी स्कूल के क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड है, वो भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद जो ये 3 है, तो ये इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है ना। तो इसमें जो है बच्चा 3 साल तक कक्षा 3, 4 और 5 में पढ़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आ गया आपका, ये आ गया मिडिल स्टेज। तो यहाँ पर बच्चा जो है 5 के बाद 6, 7, 8 तक पढ़ेगा। ठीक है साथियों। और उसके बाद आ गया ये लास्ट हमारा सेकेंडरी स्टेज। तो उसके बाद 8 के बाद लगा लीजिए 9, 10, 11, 12, यानी कि 5 में 2 तक प्लस 6, 7, 8 पड़ेगा यहाँ तक, 8 तक प्लस कितना हो गया? 9, 10, 11, सॉरी 2 कक्षा पड़ा। और यहाँ 2 के बाद यहाँ 5 में आया, 5 यहाँ आ गया वो 5 में। 2 के बाद 5 तक पढ़ेगा, 5 के बाद जो है वो 6, 7, 8, 8 तक पढ़ेगा। और उसके बाद वो पढ़ेगा 12 तक। तो इस तरीके से ये हमारा स्कूली नया ढांचा तैयार हुआ दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? मतलब कि जो है कौन सा नियम जो है इनमें से संतोष या असंतोष का नियम कहलाता है? तो साथियों, क्या है कि जो अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और मनोवृत्ति का नियम, ये है क्या? ये तीनों चारों नियम जो है किसके द्वारा दिए गए हैं? प्रसिद्ध एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, थॉर्नडाइक, है ना। आपने सुना भी होगा बीएड करने के दौरान इनका नाम। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक था इनका नाम, शायद एडवर्ड, हाँ। तो इनने जो है ये नियमों का प्रतिपादन किया, चारों नियमों का। अब 3 उसमें मुख्य नियम थे इनके इनके 3 जो है मुख्य नियम थे। और बाकी 4 इनने टोटल टोटल 7 नियमों का प्रतिपादन किया था। तो 3 जो है, 3 मेन मेन सिद्धांत प्रिंसिपल थे इनके, या वो नियम थे। और
चार जो थे इनके सेकेंडरी या उससे कह सकते हैं हम गौण ना, या सहायक कह सकते हैं हम, सहायक नियम थे। तो जो अभ्यास का नियम है साथियों, ये जो है ये इनका प्राथमिक मुख्य नियम है। बी तत्परता का नियम भी मुख्य नियम है, और प्रभाव का नियम भी मुख्य नियम है। बाकी मनोवृत्ति का नियम है, ये जो है सेकेंडरी नियम है। तो अब बात करते हैं हम कि जो है अधिगम के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम कहा गया है। अभ्यास का नियम तो जो है इन्हें थॉर्नडाइक ने दिया। इनने कहा कि जो है अगर कोई अभ्यास करता रहेगा बच्चा तो वो सीखेगा। ठीक है। तत्परता का नियम भी ऐसा ही था कि अगर वो मन से और फिजिकली तैयार हो जाए तो बच्चा सीख सकता है। जो बात थी प्रभाव के नियम की ना साथियों, तो इस नियम के अनुसार यदि किसी कार्य को करने में व्यक्ति को संतोष हो जाता है, यानी कि उसे खुशी मिलती है, तो वो उस कार्य को दोहराता है और सीखता जाता है। और इसी के विपरीत अगर उस कार्य को करने में उसे असंतोष यानी कि परेशानी उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है, तो उस काम को छोड़ देता है, यानी कि उसे असंतोष होता है। तो इसी को जो है थॉर्नडाइक ने संतोष या असंतोष का नियम कहा। संतोष और असंतोष का नियम। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा ये हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक बच्चों को कक्षा में कैसे संभालना चाहिए, है ना। जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट्स, तो उनको जो है क्लास में कैसे जो है हमें एब्जॉर्व करना चाहिए, कैसे उन्हें कंट्रोल रखना चाहिए, कैसे उन्हें संभालना चाहिए। तो है क्या कि सृजनात्मक बच्चे साथी जो होते हैं वो अन्य बच्चों से थोड़ा सा हट कर रहते हैं। वो कुछ और ही चिंतन में लगे रहते हैं अपने, और समस्याओं का समाधान भी जल्दी से ढूंढ लेते हैं। नए विचार, नए सोचने के तरीके उनके वो विकसित कर लेते हैं। तो इसलिए उनकी जो है हमें रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। यही बच्चे आगे चलकर साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन जाते हैं बहुत आसानी से, और जल्दी बन जाते हैं। तो हमें क्या है कि कक्षा में कैसे संभालना चाहिए, उनके प्रश्नों को अनदेखा करना चाहिए तो गलत हो गया। अनदेखा तो किसी के भी प्रश्न को चाहे वो क्रिएटिव स्टूडेंट है हो या ना हो, तो अनदेखा तो नहीं करना चाहिए। और उन्हें केवल रटने के लिए कहकर, तो रटने के लिए तो रटने की तो व्यवस्था ही बंद कर दी गई है, तो रटना गलत हो गया। और कक्षा से बाहर बैठा कर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब रह गया हमारा ऑप्शन बी, कि उन्हें स्वतंत्र चिंतन और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करके। तो ये हमें वैसे भी सही लग रहा था, और अभी इसमें भी आपको भी सही लग रहा होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समावेशन यानी कि इंक्लूजन और एकीकरण, इंटीग्रेशन में मुख्य अंतर क्या है। तो साथी क्या होता है एकीकरण, क्या होता है एकीकरण जो होता है, इसमें जो है वो विशेष आवश्यकता वाले जो हमारे सी डब्ल्यू एस एन चाइल्ड होते हैं ना, सी डब्ल्यू एस एन स्टूडेंट्स, तो उनको मुख्य धारा के स्कूल में प्रवेश तो दे दिया जाता है, लेकिन जो स्कूल की व्यवस्था होती है वो अपने हिसाब से स्कूल के ही अकॉर्डिंग होती है, ना कि बच्चों इन सी डब्ल्यू एस एन बच्चों के अकॉर्डिंग। तो ये एकीकरण हो जाता है। और जो समावेशन होता है, इसमें जो है स्कूल की पूरी व्यवस्था जो है, चाहे स्कूल की फैसिलिटीज़ है और शिक्षण विधियाँ, मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स, और जो कुछ भी है सब जो है बच्चे के अकॉर्डिंग होता है ना। तो इसी को कहते हैं हम एकीकरण और क्या नाम कहते हैं, समावेशन। तो आप समझ गए होंगे समावेशन किसे कहते हैं और एकीकरण किसे। अब अंतर क्या है, दोनों एक ही हैं तो नहीं है ना। एक में जो है बच्चा स्कूल जो है अपने हिसाब से चला रहा है बच्चे को, दूसरे में बच्चे के हिसाब से स्कूल बन रहा है। तो अब देखते हैं इसमें ये एकीकरण में बच्चा व्यवस्था में फिट होता है, ठीक है। एकीकरण में बच्चा, मैंने जैसा बताया था, व्यवस्था में फिट हो जाता है, और समावेशन में व्यवस्था बच्चे के अनुसार बदलती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही उत्तर। और समावेशन क्या है, समावेशन केवल शारीरिक विकलांगता के लिए है। तो जो हमारा ये है, ये तो गलत हो गया। और एकीकरण बेहतर है, तो एकीकरण ही खाली बेहतर है से नहीं चलेगा ना, तो उसके लिए तो वो इंक्लूजन भी ज़रूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा में पहला प्रश्न है कि य, र, ल, व
ये और अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो किस प्रकार के हैं साथियों? सबसे पहले ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं साथियों? ऊष्म ऊष्म माने आपने देखा होगा, ऊष्म माने होता है गर्म, ना? तो जब हम कोई वर्ण बोलते हैं और उच्चारण में हमारे मुंह से गर्म हवा या ऊष्मा निकलती है, तो उनको हम क्या क्या कह देते हैं? ऊष्म व्यंजन कह देते हैं साथियों। ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे मुख्य रूप से ये श हो गया। आप देख बोलोगे भी तो इसे श और स और ह, इनसे गर्म हवा निकलती है। जैसे कि ये स है, ये स है, तो ये स हमने ये सीधी जीभ है, और दूसरे श को बोलोगे तो ये जीभ को आप इतना थोड़ा सा मोड़ लीजिए, ये श निकल आएगा। और फिर मूर्धन ष के लिए पूरा ही मोड़ दीजिए जीभ को, तो ये श निकल आएगा। और साथ साथ इनके साथ हमारे हमारे मुंह से ऊष्मा निकलेगी, गर्म हवा, ना? तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। अगर हम बात करते हैं इसकी स्पर्श व्यंजन की, तो इस स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं साथियों? इनके उच्चारण में जो है जीभ जो है मुंह के अलग अलग भागों को जो है टच करती है ना? तो जैसे कि हम क बोलते हैं, क तो कंठ को टच कर रही है ना? क वर्ण हो गया। इसी तरीके से क के बाद च वर्ण हो गया। उसके बाद आपका ट वर्ण हो गया। ट के बाद त वर्ण हो गया। तो ये क से लेकर के त वर्ण है ना? ये इनमें जो है जीभ अलग अलग जगह जो है छूती है। और त थ द ध न, और एक आ गया प वर्ण, एक प, ये भी जो ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ। तो इन सब जगह में जो है चेंज होते रहता है, जीभ जो है हर जगह बदलते रहती है। तो इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श माने ही आप समझ सकते हैं कि छूना, ना? तो जीभ जब छूती है इधर उधर, तो जो है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक पूरे होते हैं। इसके अलावा आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, ना? तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं साथियों? इनका उच्चारण करते समय जो है जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। जैसे आप हम कहेंगे कि क्या नाम कहते हैं, जैसे य कहेंगे हम, है ना? हम कहते हैं य, तो आप देख रहे हो कि जीभ कहीं टच नहीं हो रही। र कहीं नहीं हो रही है। ल ल व सब सीधे रह रही है जीभ, ना? तो ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ये हो गए अंतस्थ व्यंजन, ठीक। और एक आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो वो तो दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे ये है ना, क और क हलंत और प्लस श, तो क्या बन जाता है? श, ना? तो इस तरीके से जो है, फिर जैसे त्र है, ये है त और धन र, इससे बन जाते हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आप जान गए होंगे। इसके अलावा जो है, जो हम ज्यों कहते हैं वो भी, और श्रीमान वाला श्री भी, ये सब संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें सही उत्तर हमारा क्या आ गया? ये और अलग और किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है साथियों। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बर्ड? तो देखो, बर्ड का अगर इंग्लिश में कहेंगे तो सीधे सीधे बर्ड का बर्ड्स बन जाएगा ना, बर्ड का बर्ड्स बन जाएगा। बट हिंदी में कुछ अलग पेचीदा होता है मामला। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चिड़िया शब्द की। तो ऑप्शन ए है चिड़िया, ऑप्शन बी है चिड़ियों, ऑप्शन सी है चिड़ियाएँ, ऑप्शन डी है चिड़ियाओं। तो इसमें से कौन सा सही होगा साथियों, ना? चिड़ियों के आने से पहले, अगर बात करेंगे हम चिड़ियों के आने से पहले, तो यहाँ पर तो ये सही लग रहा है ना? और बहुत सारी चिड़ियाओं ने दाना चुगा, यहाँ पर ये भी सही लग रहा है। और बहुत सारी चिड़ियाएँ मेरे आंगन में आई, ये भी सही लग रहा है। और चिड़िया चहक रही थी, ये भी सही लग रहा है। तो ये यहीं पर कन्फ्यूज़न जो है होती है। तो हमें इसको देखने के लिए ग्रामेटिकली देखना पड़ता है। तो हिंदी व्याकरण जो है उसके नियम के अनुसार क्या होता है साथियों, कि यदि कोई नाउन स्त्रीलिंग में है, ठीक है, कोई नाउन जो है
क्या है, फीमेल है, फीमेल है। तो होता क्या है, स्त्रीलिंग में है तो, और उसके पीछे अगर या शब्द हो, जैसे चिड़िया कहा, हमने क्या कहा, चिड़िया। तो ये देख लीजिए कि इनके बहुवचन में, इनका जो बहुवचन होगा या इनका प्लूरल होगा, वहाँ पर केवल एक अंतर आएगा। वो किस में आएगा, चिड़िया तो हमारे पास है ही पहले से, इसमें एक चंद्र बिंदु लगा दो, ये चिड़िया बन गई। ठीक है, तो वो जैसे हम कहते हैं, अ, उसने हमें, किसी को कहा, उसने किसी को गाली दी ना, तो इसमें तो खैर गालियाँ आएगा, लेकिन जो है ये इसमें या नहीं है। या कुछ और शब्द ले लो आप, अम, आप ले लो, जैसे गुड़िया ले लो, गुड़िया। तो गुड़िया का जो है प्लूरल क्या हो जाएगा, गुड़िया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न है, हवन में जलाने वाली लकड़ी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? संविधा, समिधा, शुष्क काठ और हवन सामग्री। तो साथी, जो संविधा है, ये संविधा तो जो है क्या होता है, विधान की कॉपी है। आपने संविधान सुना होगा, तो संविधान की ही तरह संविधा है, एक न्याय की कॉपी, किताब जिसे कह सकते हैं हम। उसके बाद शुष्क काठ माने एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा कह सकते हैं इसे। हवन सामग्री, हवन सामग्री में क्या आ जाएगा, हम हवन सामग्री में तो सब चीज़ आ जाते हैं, जैसे जो जो चढ़ाए जाते हैं, घी हो गया, तेल हो गया, और तिल हो गए ना, ये सब जो 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 यज्ञ में आहुति देते समय चढ़ाए जाते हैं, ये सब हवन सामग्री हो गई। अब बचा हमारे पास, हमें इसी प्रकार सोचना पड़ेगा साथियों, है ना। अगर हमें इसका अर्थ नहीं मालूम है, तो हमें बाकी औरों को मिलाते हुए देखना है कि और चीज़ें हमें अगर आती हैं तो एक बचता है तो वो सही उत्तर हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही हो गया। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, तो इसे समिधा कहा जाता है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जो मापा न जा सके, अपरिमेय कहा जाता है साथियों। उसे क्या कहा जाता है, अपरिमेय। आपने गणित में भी सुना होगा, अपरिमेय संख्याएं, है ना, जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो वो कहती हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इन्हें हम जो है पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय का अर्थ होता है जिसे हम माप नहीं सकते। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास है ये, हमारे पास क्या है, अमापित। तो अमापित का अर्थ तो हो गया साथी, जो जिससे मापा ना गया हो, है ना, जिसे मापा ना गया हो वो अमापित होता है। मापा न जा सके अलग चीज है, और जिसे मापा ना गया हो वो अलग चीज है। मापा ना गया हो को मापा जा सकता है, लेकिन जिसे मापा नहीं जा सकता उसे हम कह नहीं सकते कि वो मापा गया। और आया अब अनुपेय। तो ये अनुपेय शब्द जो है, अनुपेय का अर्थ है जिसे पाया न जा सके, उसको हम अनुपेय कहते हैं। बाकी असीम, तो असीम दया का सागर, यानी कि असीम माने लिमिटलेस, जैसे लिमिटलेस होता है ना, इसे हम कह सकते हैं सीमा, असीमित, असीमित ना। तो उस ये हो गया असीम का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, भाषा पूरी तरह से स्थिर होती है। पूरी तरह से स्थिर कहाँ से होती है भाषा? भाषा में तो नित्य नए शब्द बदलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं ना। तो भाषा की वोकेबुलरी हमारी जो है शब्द को बढ़ता जाता है। तो भाषा पूरी तरह से स्थिर होती है, ये गलत है। अब आ गया, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है और यह अभ्यास तथा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। बिल्कुल सही है, सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, तो क्या नाम कहते हैं, समाज में ही बिना समाज के इसका महत्व ही नहीं है। और अभ्यास के कारण जो है ये सीखी जाती है, स्किल बेस्ड है। तो जितना आप मतलब अर्जित अर्जित किया जा सकता है इसे, ये जन्मजात तो है नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी जहाँ तक है वो सही है, लेकिन उससे पहले हमें सी और डी को भी चेक करना पड़ेगा।
भाषा केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं, भाषा आनुवंशिकता पर निर्भर करती ही नहीं है। अगर एक बच्चे को हम जंगल में छोड़ दें या किसी और देश में छोड़ दें तो वो वहाँ की भाषा सीख जाएगा, न कि अपनी आनुवंशिक भाषा जिसे हम कहते हैं कि मदर टंग जो है वो नहीं सीख पाएगा। इसके अलावा है भाषा का कोई नियम नहीं होता, बिल्कुल गलत है, भाषा का अपना नियम होता है। हमारी हिंदी भाषा तो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा भी है। तो इसका हमारे पास जो सही उत्तर निकला वो निकला ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा स्क्रीन गायब हो गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट साइंस में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है साथियों, ईवीएस कक्षा में रोल प्ले या भूमिका निर्वहन का मुख्य शैक्षणिक लाभ क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास, बच्चों को अभिनय की दुनिया में भेजना, बिल्कुल नहीं भेजना। ठीक है। अभिनय की दुनिया में भेजने के लिए यानी कि फिल्मों में भेजने के लिए हम बच्चे को रोल प्ले नहीं करा रहे हैं ना। और दूसरा है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को समझने और दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशील बनने में मदद करना, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पहले हमें ऑप्शन सी और डी भी देखने पड़ेंगे। कक्षा का समय काटना, बिल्कुल नहीं। कक्षा का समय काटना और शिक्षकों का भार कम करना, शिक्षक कभी नहीं कहता कि मुझ पर भार कम करो, और भी वो केवल नई नई विधियाँ ढूंढता है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन मिला वो मिला बी, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रोनाल्ड रॉस को किस खोज के लिए 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये पहले हम पढ़ते थे साथियों। तो सेंट्रल स्कूल में जिन बच्चों ने पहले पढ़ा होगा उन्होंने सुना होगा रोनाल्ड रॉस के बारे में कहानी, कि एक इंसान के बीमार होने पर जब वो ठंडी से कांप रहा था, उन्होंने देखा कि जो है नीचे साइड में जो है तालाब गंदा पानी का तालाब था, उसमें जो है मच्छर बैठे हुए थे। तो उन्होंने तब उन पर खोज की थी। किन्ने? डॉक्टर थे, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। तो उन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। अब ये तो मैंने बता ही दिया मच्छर के, लेकिन अब देखिए साथियों, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है मच्छर की जगह चेचक पूछ दिया जाए। तो चेचक की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने। और उसके बाद जो है आपका अ, यह सिद्ध करने के लिए कि मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है, ये तो रोनाल्ड रोज को मिल ही गया है नोबेल पुरस्कार 1902 में। और पेंसिलिन की खोज किसने की थी साथियों? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, है ना। तो ये हैं। अब इसमें जो है इन तीन को तो जो है चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है साथियों, है ना। किन किन को? ये एडवर्ड जेनर को, और इसको रोनेल रॉस को, है ना। तो इनको नहीं मिला शायद। चलिए खैर आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन हमारे पास मिल गया है, हमारे पास मच्छर वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेराव या बांस नृत्य भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य का पारंपरिक नृत्य है ना। तो जो चेराव नृत्य है, जिसे हम बांस नृत्य भी कह सकते हैं, तो वो किस उत्तर पूर्वी राज्य का ट्रेडिशनल जो है डांस है कह रहा है। तो फोक डांस है। तो वो कहाँ का है साथियों? उत्तरी पूर्व के चारों राज्य दिए गए हैं। देखो, मिजोरम भी दिया है, मेघालय भी, मणिपुर भी, त्रिपुरा भी। सेवन सिस्टर्स में से ये चार सिस्टर्स बहनें यहाँ पर हैं ना। तो ये जो चिराव होता है साथियों, ये नृत्य ऐसा होता है कि इसमें पुरुष जो है जमीन पर बैठकर बांस की डंडियों से जो है को एक मतलब विशेष ताल में जैसे ढोलक बजाते हैं वैसे ही ढोलक बजाते हैं। तो वैसी ताल देता है। ठीक है, आपस में टकराते हैं और महिलाएं इनके बीच में जो है, इनके बीच में हिलते हुए डांस करती हैं, समझ लीजिए। ठीक है। तो ये होता है मिजोरम में। कहाँ होता है? मिजोरम में। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया मिजोरम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को
कचरा प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे सिखाएंगे? तो वो कैसे सिखाएंगे? उन्हें कूड़ेदान के प्रकारों का व्याख्यान देकर कुछ नहीं होगा साथियों। बच्चों को तो अनुकरण कराना या उन्हें प्रैक्टिकली सिखाना पड़ता है, तो व्याख्यान देकर नहीं चलेगा। और दूसरा है कक्षा में सूखे और गीले कचरे को अलग करने की व्यावहारिक गतिविधि कराएगा। बिल्कुल व्यावहारिक गतिविधि इसमें आवश्यक है, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन बी ही सही है। और इसके अलावा भी हम सी और डी को देख लेते हैं। तो स्कूल के मैदान में कचरा फेंकने की सज़ा देकर, ये तो जो है सज़ा बच्चों के लिए मज़ा हो जाएगा। और डी है केवल वीडियो दिखाकर। वीडियो देखकर बच्चे केवल देखते हैं, करते नहीं हैं, तो उन्हें खुद करके सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एनीमिया रोग से बचाव के लिए भोजन में किन तत्वों की प्रचुरता होनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, एनीमिया कैल्शियम और दूध। कैल्शियम और दूध इसमें, तो कैल्शियम तो है ही और दूध में प्रोटीन भी है। तो जबकि एनीमिया क्या होता है हमारा? एनीमिया जो होता है खून की कमी है ना। खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं साथियों, खून की कमी। अब खून की कमी होगी तो खून में होता है हीमोग्लोबिन, है ना। और हीमोग्लोबिन में ही होता है आयरन। तो अब आयरन की कमी से जो है हीमोग्लोबिन में कमी आएगी। हीमोग्लोबिन से ब्लड में कमी आएगी, खून में। और खून की कमी के कारण एनीमिया होगा। तो ये तो हो गया आयरन की कमी के कारण, है ना। और इसके बाद जो है, इसके लिए क्या है, जो कि हीमोग्लोबिन में हमारा आयरन बने, जो कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में जो है ले जाता है ना, पहुंचाता है। तो इसके लिए जो है विटामिन सी भी लिखा है इसमें। तो विटामिन सी को शरीर से आयरन को सोखने या एब्जॉर्ब करने के लिए ये मदद करता है। और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी लिखा है, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे इसमें आयरन होता है। ठीक है, पालक में, आंवला में विटामिन सी होता है। और तो ये जो है मतलब प्राकृतिक स्रोत है किसके? आयरन के और विटामिन सी के। तो हमारा उत्तर यहाँ पर निकल आया साथियों, बी वाला। हमारा उत्तर निकल आया बी वाला। वसा और कार्बोहाइड्रेट और आयोडीन और नमक की तो जो है एनीमिया मतलब ही नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश का। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन है साथियों, विच सफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ड किंग टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? है ना। तो आपने सुना होगा प्रीफिक्स और सफिक्स सुना होगा साथियों। प्रीफिक्स होते हैं उपसर्ग और सफिक्स होते हैं प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय की बात हो रही है कि किंग के पीछे प्रत्यय किन्हें कहते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। और उपसर्ग होते हैं वे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो हम यहाँ सफिक्स की बात कर रहे हैं। तो सफिक्स यानी प्रत्यय हुआ, तो किंग के पीछे हमने आपने देखा होगा जगह जगह कभी भी तो DOM लगा होता है, किंगडम, है ना। किंगडम साम्राज्य जो होता है या राज्य कह सकते हैं हम, वो होता है। तो इस पर सफिक्स क्या लग गया? DOM, डम ना। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मैंने पहले भी बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच होता है अलंकार। अलंकार को कहते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच। तो हम ये बात हो रही है यहाँ पर, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, है ना। विंड हवा जो है, विस्पर्ड माने मन बुदबुदाना फुसफुसाना कह सकते हैं हम। तो द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, तो हवा जो है पेड़ों के बीच फुसफुसाई। तो अब क्या है इसमें, कौन सा अलंकार है साथियों? ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास अलंकार ना। ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास, तो विरोधाभास तो हो ही नहीं रहा कुछ भी इसमें, है ना। तो मतलब ही नहीं हुआ। हाइपर बोले अतिशयोक्ति हो रहा है। अतिशयोक्ति भी क्या हो रही है इसमें? अतिशयोक्ति तो कुछ हो नहीं रही कि हवा ने फुसफुसाया और पेड़ उड़ गया, इस टाइप का ये अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के। और फिर उसके बाद सिमिली, सिमिली की बात करें तो ये उपमा है। उपमा के कभी यहाँ नहीं हो रहा। एज लाइक कुछ इस टाइप का शब्द यहाँ पर बीच में प्रयोग नहीं हो रहा। तो अब आ रहा है प्रसोनिफिकेशन। क्या आ रहा है? प्रसोनिफिकेशन हो रहा है साथियों। प्रसोनिफिकेशन का अर्थ होता है मानवीकरण। ठीक है, हाँ बिल्कुल मानवीकरण हो रहा है। विंड कभी फुसफुसाती नहीं है, है ना। विंड तो अपना ब्लो होती है। तो लेकिन हमने कह दिया कि हवा
पेड़ों के बीच में फुसफुसा रही थी। ये इंसानों का गुण होता है, फुसफुसाना, गपशप मारना, एक दूसरे की चुगली करना ना। तो और किसी जानवर का नहीं होता। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पर्सोनिफिकेशन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है साथियों, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें जो खाली जगह में हमने एक सही प्रीपोजिशन भरना है। तो है क्या, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश द थ्री ब्रदर्स, है ना। जो प्रॉपर्टी थी वो तीन लोगों को, तीन भाइयों के बीच में बांटी गई थी। अब यहाँ पर क्या है, बिटवीन आएगा। बिटवीन भी ठीक लग रहा है। अमंग, ये भी बीच में, दोनों का अर्थ होता है बीच में। विद तो मतलब नहीं होता और एमिडिस्ट मतलब नहीं होता। ये तो हट गए। अब बचे बिटवीन और अमंग ना। तो साथ ही होता क्या है कि जब हम दो लोगों को कोई चीज़ बांटते हैं ना, बराबर बराबर, तो जो है वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं बिटवीन का, है ना। वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होता है। और वही चीज़ अगर हमें तीन, मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बराबर बराबर बांटनी हो, तो क्या होता है, वहाँ पर हम बात करते हैं एमंग की। एमंग, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर कितने भाई बता रहा हो, तीन भाई। तो तीन भाइयों के बीच में क्या आएगा, बिटवीन तो आएगा नहीं। तो बिटवीन गलत हो जाएगा, विद गलत है, विद ये एमंग जो है राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्लेक्टिक अप्रोच इन लैंग्वेज टीचिंग मीन्स। ठीक है। तो जो एक्लेक्टिक अप्रोच होती है साथियों, वो जो है क्या है, वो है क्या, इसे हम कह सकते हैं रिजिडली स्टिकिंग टू ओनली वन ट्रेडिशनल मेथड ना। तो केवल एक पारंपरिक पद्धति पर टिके रहना, इसको हम नहीं कहते हैं एक्लेक्टिक अप्रोच। तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है combining the best features and techniques of various teaching methods based on learners need। तो जो बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न शिक्षण पद्धतियों की जो सबसे अच्छी विशेषताएं होती है ना, सर्वोच्च विशेषताएं, तो उनको उनको कहते हैं। तो बिल्कुल उनको कहते हैं, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसके अलावा सी है टीचिंग ओनली थ्रू कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रिक गैजेट्स। तो केवल कंप्यूटर और जो है इलेक्ट्रॉनिक हमारे जो उपकरण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके माध्यम से जो है पढ़ाना, तो ये गलत हो गया। और उसके बाद अलाउविंग, जो है अलाउविंग स्टूडेंट टू लर्न विदाउट एनी टीचर सुपरविजन, छात्रों को बिना किसी शिक्षक की देखरेख के सीखने की जो है अनुमति दे देना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है बी इज द राइट ऑप्शन बच्चों ना, साथियों, सॉरी। बच्चों को वीडियो दिखाते दिखाते बच्चों निकल जा रहा है मुँह से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड फैक्ट्स। तो जो ये है, एक मिनट साथियों। हम्म, हाँ। तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड फैक्ट्स। तो जो हमारा ये फैक्ट है, इसका विशेषण क्या होगा कह रहा है ना। तो फैक्ट का विशेषण, फैक्ट को का विशेषण होगा फैक्चुअल, है ना। जो फैक्ट माने तथ्य होता है, फैक्चुअल तथ्यात्मक। तो यही हम यूज़ करते हैं फैक्चुअल करके ना, यही इसका विशेषण होता है। अब अगर बात करें फैक्चुअली का, तो फैक्चुअली हो जाता है तथ्य के रूप में, और फैक्टर हो जाता है किसी चीज़ के फैक्टर कारक होना, या और जो हम फैक्टिफाई कहते हैं, तो फैक्टिफाई होता है प्रमाणित करना। तो तीनों के अर्थ अलग अलग है। और फैक्चुअल इज द राइट आंसर, फैक्चुअल इज द एडजेक्टिव ऑफ फैक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो रही है साथियों आज की। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जिनके से साथियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया सब्सक्राइब कर लें।
उसे शेयर कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले तो मैं आगे बनाऊं। ठीक है तो साथियों, बाय बाय।